बेटा चैप्टर नंबर 7 इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर का नाम एम्प्लॉयमेंट। और देखो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में क्या देखना है कि भाई एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, किसे कहते हैं रोजगार। तो एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो तो वो एम्प्लॉयमेंट बन सकती है आपके लिए, अगर बस आप क्या कर रहे हो वहां से आप अपनी लिविंग को अर्न कर रहे हो, जीविका कमाने जीने के लिए जो पैसा चाहिए वो अगर आप उस एक्टिविटी से अर्न कर पा रहे हो तो उसी एक्टिविटी को एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। जैसे मैं अभी कुछ काम कर रहा हूं ना, कोई एक्टिविटी प्ले कर रहा हूं मैं और इसी से मुझे अपनी लिविंग मिलती है ना, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एम्प्लॉयमेंट बन गया। देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच अ पर्सन अर्न मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिससे पर्सन अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर पा रहा है, उसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं बेटा, एम्प्लॉयमेंट। और उस एक्टिविटी को करने वाला जो पर्सन होगा, है ना, उस एक्टिविटी को करने वाला जो पर्सन होगा उस पर्सन को क्या बोलेंगे, वर्कर। अब वर्कर इज एन इंडिविजुअल, वर्कर मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी। वर्कर वो इंडिविजुअल है जो एक्टिविटी में लगा हुआ है, इस वाली एक्टिविटी में लगा हुआ है, ठीक है, और वो वहां से क्या अर्न कर रहा है, अपनी लिविंग को अर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल फार्मर, लेबर, डॉक्टर, ये सब किसके एग्जांपल हैं, वर्कर के एग्जांपल हैं, ठीक है सबको यहां तक। आगे ध्यान देना, हु आर इंक्लूडेड इन वर्कर, वर्कर में आप किस किस को शामिल करते हो। कुछ लोगों की गलतफहमी है, कुछ लोगों को लगता है वर्कर मतलब जो किसी के यहां पे काम कर रहा है और उसको वहां से वेजेस मिल जाएगी वो वर्कर, ऐसा कुछ नहीं। वर्कर के दो टाइप होते हैं, एक तो वो जो लोगों को लगता है कि जो कहीं पे काम करता है सामने से वेजेस ले लेता है वो वर्कर, तो हाँ वो भी वर्कर है, उसको पेड वर्कर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा मेरे जैसे लोग जो किसी और के यहां काम नहीं कर रहे, खुद ही अपने काम में इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों को भी वर्कर बोलते हैं। लेकिन कौन से वर्कर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये वर्कर को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, है ना। देखो क्या लिखा है, हु आर इंक्लूडेड इन वर्कर, इट ऑल्सो इंक्लूडेड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इसमें किसको इंक्लूड करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। और वो जो तुम सोच रहे हो वो भी, जो पेड वेजेस वाले वर्कर होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और देखो क्या लिखा है, इट ऑल्सो इंक्लूड दोज पीपल हु आर टेम्परली एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू सम रीजन। अगर कोई बंदा ऐसा है जो शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम छोटे समय के लिए ऑफ पे गया, बीमार हो गया या कोई फंक्शन है या कुछ भी ऐसा है, इस चक्कर में वो ऑफ पे गया है, तो ऐसा नहीं है कि उसको वर्कर नहीं बोलेंगे, वो भी वर्कर है क्योंकि वो टेम्परली ऑफ पे गया, छोटे टाइम के लिए ऑफ पे गया। अगर कोई ऐसा बंदा जो परमानेंट ऑफ पे गया हुआ है कि भाई अब तो मैं काम करूंगा ही नहीं, तो वो फिर वर्कर में काउंट नहीं होता है। कंफर्टेबल है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी वर्कर होता है, वेज वर्कर भी होते हैं, टेम्परली ऑफ पे जाने वाला बंदा भी वर्कर है। उसके अलावा और देखो क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो इंक्लूड दोज पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर। मेन वर्कर की मदद करने वाले पर्सन को भी आप वर्कर में काउंट करोगे। सपोज एक फैक्ट्री में 5 वर्कर हैं, लेकिन जब माल आता है ना, जब गुड्स आता है उस कंपनी का, तो फिर वहां पे वर्कर अनलोडिंग करने के लिए आप 10-12 बंदों को और हायर करते हो, जो आते हैं बस माल की अनलोडिंग करके चले जाते हैं। तो मेन वर्कर वो 5 और वो 12 उनकी हेल्प करने वाले, तो वो भी वर्कर का पार्ट है। कंफर्टेबल है यहां तक सबको। तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई हु आर इंक्लूडेड इन वर्कर, तो आप क्लियर करेंगे कि 2 टाइप के वर्कर्स हैं, एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर और दूसरा आपके पास क्या है, पेड वर्कर। आगे बात करूंगा मैं पेड वर्कर के बारे में। टेम्परली ऑफ पे, अगर थोड़े टाइम की छुट्टी पे कोई गया है तो उसको भी वर्कर में कंसीडर करेंगे, और मेन वर्कर की मदद करने वाले बंदे को भी वर्कर में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, 2017-18 का डाटा है मेरे पास, और 2017-18 के डाटा के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वर्कर आपके पास 471 मिलियन है। 471 मिलियन का टोटल नंबर ऑफ वर्कर का आपके पास डाटा है, जिसमें से 2/3 वर्कर मतलब बड़ा हिस्सा रूरल एरिया से आ रहा है, गांव से। वजह बहुत क्लियर है, गांव में हमारी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा अभी भी गांव में रहता है, रूरल एरिया में रहता है। इस चक्कर में 2/3 वर्कर कहां से आ रहे हैं, रूरल एरिया से। तो आप समझ जाओ कि रिमेनिंग 1/3 जो है वो कहां से है, अर्बन एरिया से, ठीक है। और उसके बाद अगली जो आपको चीज ध्यान देनी है, जो बच्चे पूछते हैं डाटा क्या याद रखना है, एक तो ये आप ध्यान रख लेना, जहां पे होगा याद रखने वाला मैं बता दूंगा, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। दूसरी चीज कि आपके यहां पे 77% मतलब बड़ा पोर्शन जो है वो मेल वर्कर का है। पहली बात कि वर्क जो आपके यहां पे वर्कर्स है उसका बड़ा पोर्शन रूरल एरिया से आता है, छोटा पोर्शन अर्बन एरिया से, शहरों से कम, गांव से ज्यादा, और मेल वर्कर आपके यहां पे ज्यादा है 77। तो जो रिमेनिंग 23% है वो क्या है आपके पास, फीमेल वर्कर।
ठीक है यहां तक। और एक और बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो फीमेल वर्कर है वो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है और अर्बन एरिया में फीमेल वर्कर कम है। देखो यहां पे लिखा हुआ है 1/4 और मोर देन 1/4 जो है फीमेल वर्कर कहां पे है आपके रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में अराउंड कितनी है फीमेल वर्कर 1/5। 1/4 मतलब तकरीबन 25% और 1/5 मतलब 20%, राइट ना। तो 20% है अर्बन एरिया में फीमेल वर्कर टोटल वर्कर की, और रूरल एरिया में गांव में चले जाओ तो वहां पे कितना है 25%। अच्छा, इसके पीछे क्वेश्चन में बनता है कि ऐसा क्यों भाई, वुमेन वर्कर रूरल एरिया में कम क्यों, ज्यादा क्यों है, अर्बन में कम क्यों है? तो वजह बहुत साफ है भाई, शहरों में, गांव में जो है पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, निर्धनता बहुत ज्यादा है, और सिर्फ मेल वर्कर के काम करने से परिवार नहीं चल पा रहा, तो इसलिए गांव में फीमेल को भी काम करना पड़ता है, और इसलिए फीमेल वर्कर का परसेंटेज जो है गांव में ज्यादा है, ठीक है, रूरल एरिया में ज्यादा है, एक बात। और दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि पॉपुलेशन कहां पे ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है रूरल एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, तो इसलिए वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। बोलो ठीक है यहां तक सबको, उम्मीद करता हूं। वर्क एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी जिसमें पर्सन इन्वॉल्व है, वर्कर वो पर्सन जो उस एक्टिविटी में लगा है जहां से वो अपनी लिविंग को अर्न कर रहा है। वर्कर में इंक्लूड किसको कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, वेज एम्प्लॉयड, और उसके अलावा टेम्पररी एब्सेंट वाले लोगों को, और मेन वर्कर की हेल्प करने वाले को, और डेटा कितना है वर्कर का वो आपको पता चल गया, ठीक है यहां तक की सारी चीजें। अगला जो टर्म है जो आपको इस चैप्टर में ध्यान देना है वो है लेबर फोर्स क्या होता है, हिंदी श्रम बल क्या होता है, ठीक है। देखो यार बच्चे ना मिक्स कर देते हैं, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स को मिक्स कर देते हैं, ये दो अलग अलग टर्म है, इसे अच्छे से आपको क्लियर करना चाहिए। हिंदी लेबर श्रम बल और कार्य बल, ठीक है। इसमें देखो दो लोगों को कवर करोगे, वो जो एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, और वो जो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए विलिंग एंड एबल है, इच्छुक भी है और योग्य भी है, लेकिन देश उनको काम नहीं दे पाया, जिसे आप अनएम्प्लॉयड भी बोलते हो, है ना, तो वो लोग भी इसमें कवर हो जाएंगे। लेबर फोर्स मींस जितने लोग काम में लगे हैं प्लस जितने लोग विलिंग एंड एबल टू वर्क हैं लेकिन अभी वर्क मिल नहीं पाया, दोनों का सम क्या है, लेबर फोर्स। थोड़ा और सिंपल करके बोलूं तो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों ही लोगों को जोड़ लो, आपको क्या मिल रहा है, लेबर फोर्स, ठीक है। लेकिन वर्क फोर्स में इतनी लंबी कहानी नहीं है। वर्क फोर्स कहता है कि सिर्फ उन लोगों को मैं कंसिडर करता हूं जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सच में काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो इसमें वर्कफोर्स में, और जो कर रहे हैं प्लस करना चाहते हैं, दोनों का सम कहां पे, लेबर फोर्स में। मतलब सिंपल मैं बोलूं तो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों इसमें, और इसमें किसको, लेबर फोर्स उठाइए, उसमें से अनएम्प्लॉयड माइनस कर लीजिए, जो बचा वो क्या है, वर्कफोर्स है, ठीक है। आओ देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग लेबर फोर्स इज सम टोटल, मतलब पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग, मतलब जो कर रहे हैं प्लस जो करना चाहते हैं, दोनों का समय ये। और क्या लिखा है, लेबर फोर्स इज द सम टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, रोजगार में लगे हुए लोग और बेरोजगार लोग, दोनों का ये जोड़ है। लेकिन वहीं पे वर्क फोर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो जरा, वर्क फोर्स रेफर्स टू लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड, जैसे लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड पर्सन को हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वर्क फोर्स। अच्छा, यहां पे मैं एक टर्म और क्लियर करना चाहूंगा आपको, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल सहभागिता दर, ठीक है। आप अपनी कंट्री का लेबर फोर्स ले लो, अपॉन में डाल दो टोटल पॉपुलेशन, इनटू कर दो 100 से, तो जो मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 करने से क्या मिलने वाला है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ऐसे ही वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, या जिसका एक और नाम है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये रहा आपके पास। इसको कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर क्लियर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर मतलब क्या, वर्कफोर्स, टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, जब आप करोगे तो जो आपको मिलेगा उसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो या वर्कर पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। सुन गया मैं क्या कह रहा हूं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो या वर्कर पार्टिसिपेशन रेट। अच्छा जी, इस वर्ड का बहुत बड़ा मतलब बनता है, जैसे कि एक देश में होता है ना कि एक देश का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका इंडिकेटर जीडीपी होता है ना, तो वैसे एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज को कंसीडर करने के लिए, उस चीज को मेजर करने के लिए जो हम निकालते हैं वो क्या है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो।
या वर्कर पार्टिसिपेशन रेट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का इंडिकेटर क्या है, लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का इंडिकेटर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आपकी कंट्री में जितना, फॉर्मूला दिखा आपने इसका, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालने का फॉर्मूला वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। और आपकी कंट्री में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जितना हाई है, जितना ज्यादा है, मतलब उतने ज्यादा लोग आपकी कंट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, देश की जीडीपी उतनी तेजी से बढ़ रही है। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जितना कम है, मतलब उतने कम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं और उतना धीरे देश की जीडीपी आपकी बढ़ रही है। ठीक है, यहां तक। उसके बाद यहां पे देखो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से रिलेटेड एक टेबल गिवन है। अच्छा सर, क्या याद है इसका हम डेटा याद करें? नहीं जी, बिल्कुल जरूरत नहीं है डेटा याद करने की। ठीक है, आपको बातें याद होनी चाहिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वही सारे पॉइंट्स आपको इधर मिल जाएंगे। पहली चीज, एक डेटा याद रख लेना, 2017-18 के हिसाब से हमारे पास वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, 34.7%। ठीक है, एक ये डाटा याद रख लेना कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2017-18 के सर्वे से 34.7% है। इसके अलावा कोई डाटा नहीं। उसके अलावा आपको बातें याद रखनी है, जैसे पहली चीज कि हमारे यहाँ पे रूरल एरिया में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है। आपको दिखा देता हूं मैं, देखो जरा, रूरल एरिया में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 35%, इधर 33.9%। याद रखना है आपको कि रूरल एरिया में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, ज्यादा है। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि मेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है, मेन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आपके देश में ज्यादा है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वुमेन है वो रूरल एरिया में जो है वो ज्यादा है। वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहां पे ज्यादा है, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो 4 बातें तो ये हो गई वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से रिलेटेड कि भाई एक तो हमारे यहां पे है कितना, 17-18 के सर्वे के हिसाब से 34.7%। ठीक है, और दूसरी चीज कि रूरल एरिया में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है, मेन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है, और फीमेल जो वुमेन है, फीमेल जो है वो रूरल एरिया में ज्यादा है। रीजन, रूरल में पॉपुलेशन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। इधर मेन ज्यादा क्यों है, क्योंकि माना यह जाता है कि मेन जो है वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो जो अर्न करके ला रहे हैं वो भी हायर इनकम अर्न करके ला रहे हैं, तो इसलिए मेन ज्यादातर मतलब हर जगह आपके देश में काम में लगे हुए हैं, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मेन की इसलिए ज्यादा है। ठीक है, और वुमेन अर्बन एरिया में क्यों ज्यादा, रूरल एरिया में क्यों ज्यादा है, गांव में वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा क्यों है, शहरों में कम क्यों है? तो वजह बहुत क्लियर है, मैंने अभी बोला भी था पीछे कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा है गांव में। ठीक है, और इस चक्कर में जो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरिया में वुमेन का ज्यादा है मेन के कंपैरिजन। ठीक है, तो ये देखो, एक तो पार्टिसिपेशन रेट मैंने आपको बता दिया, हाई प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पीपल हो गई हमारी बात। उसके अलावा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहां ज्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शहरों में ज्यादा है, अर्बन एरिया में रोजगार के अवसर ज्यादा है। गांव में तो सीधा सा सीन है कि 1-2 ऑप्शन ही हैं लोगों के पास। ठीक है, तो गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है, इसलिए जिस भी बंदे को जो भी काम मिलता है ना वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन शहर में क्या है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो बंदा अपने आप को अपनी जॉब से मैच करता है। अपने आप को क्या करता है, बंदा अपनी जॉब से मैच करता है। ठीक है, और जॉब से मैच करता है, अगर लगा कि हाँ मेरी एजुकेशन के हिसाब से तो काम करता है, वरना काम नहीं करता है। तो ये है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो मैंने आपको क्या बोला कि शहरों में ज्यादा है। एजुकेशन लेवल आप सबको पता ही है, अर्बन एरिया में ज्यादा है एजुकेशन लेवल, और इसलिए अर्बन एरिया में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है, क्योंकि एजुकेशन लेवल जिसने ज्यादा ले लिया एजुकेशन, वो अब क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि हायर इनकम मिले, और जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो गांव में है ना, वो क्या कर रहा है, जो काम मिल रहा है मिलने दो। ठीक है, उसके अलावा हाई प्रोपोर्शन ऑफ मैन वर्कर्स, मैं पीछे ही बोल चुका आपको, वुमेन कहां पे ज्यादा है, रूरल एरिया में, हमारी बात हो गई। और उसके अलावा लास्ट पॉइंट कि हम अंडर एस्टिमेशन करते हैं किसको, वुमेन वर्कर को। आपकी कंट्री में वुमेन वर्कर को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो जिन कामों में लगी हुई है उसके काम के बदले उसको ना मनी की फॉर्म में इनकम नहीं मिल रहा, जैसे फेचिंग वाटर, पानी लेके आना है ना, फायरवुड जलाओ, लकड़ी इकट्ठा करना और खाना बनाना। ठीक है, और हस्बैंड की जो है हेल्प करना एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, एनिमल हस्बेंड्री में हेल्प करना, तो उसके लिए उनको मनी नहीं दी जाती, पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो इसलिए आप वुमेन वर्कर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप अपनी कंट्री में। कंफर्टेबल है? ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से कुछ पॉइंट याद रखने आपको। डन है सबको? अगला हेडिंग ये आता है कि मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मीनिंग ऑफ
एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए था। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। तो आपको अभी मैंने यहां पे बताया था कि एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है जिसमें पर्सन इन्वॉल्व है और अपनी लिविंग को क्या कर रहा है, वो अर्न कर रहा है। और ये देखो जो मैं कह रहा था कि एम्प्लॉयमेंट के दो टाइप है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट, है ना। एम्प्लॉयमेट के दो टाइप है आपके, सेल्फ और वेज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर कोई पर्सन, हिंदी स्वनियोजित रोजगार, अगर कोई पर्सन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर होते हैं। ये चारों फैक्टर अगर कोई पर्सन खुद ही अरेंज करता है और खुद को एम्प्लॉयमेंट दे देता है, खुद ही अरेंज किया और खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सिर्फ अपनी लेबर बेच के आ रहा है और बदले में वेजेस ले रहा है, तो वो क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर यूज हिज ओन रिसोर्सेस, है ना, टू मेक लिविंग, अपनी लिविंग को कमाने के लिए, अपनी जीविका को कमाने के लिए अगर कोई बंदा अपने ही रिसोर्स यूज कर रहा है तो वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है। और अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ लेबर प्रोवाइड कर रहा है और अपनी वेजेस ले रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप, वेज एम्प्लॉयमेंट, उस वर्कर को कि वो वेज एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए वर्कर दो टाइप के हैं, रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल। दोनों में क्या डिफरेंस है, वो वर्कर, हिंदी रेगुलर मतलब नियमित और ये कैजुअल मतलब आकस्मिक, आकस्मिक, ठीक है। हाँ जी, रेगुलर और कैजुअल, ध्यान दो। अगर कोई वर्कर ऐसा है जो पेड वर्कर है और उसको उसके जॉब की सिक्योरिटी है, उसको उसका वेजेस पर मंथ टाइम पर मिलता है, उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मतलब पेंशन, पीएफ की फैसिलिटीज मिलती है, तो उस वर्कर को क्या बोलोगे आप, रेगुलर वर्कर। और वहीं पे कैजुअल वर्कर कौन है, जिसको ना तो जॉब की सिक्योरिटी है, फुल डे वर्क नहीं मिलता है, कभी भी काम से निकाल सकते, मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे उसको, तो उस वर्कर को क्या बोल दोगे आप, कैजुअल वर्कर, ठीक है। देखो क्या लिखा है, वर्कर एंगेज्ड बाय समवन एंड इज पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, कोई बंदा जो कहीं काम कर रहा है और रेगुलर बेसिस पे उसको उसकी सैलरी मिल जाती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जॉब की सिक्योरिटी है, तो वो रेगुलर हो गया। और जिसके साथ ये चीजें नहीं है वो क्या हो गया, वो आपका कैजुअल वर्कर हो गया। इन लोगों की खासियत होती है कि काम पूरा होते ही आप इन्हें पैसे दे देते हो। वो घर बनाने के लिए जो मिस्त्री है वो इसी में कवर हो जाता है कि काम आपने करवाया, दिहाड़ी शाम को उसे दे दी, तो वो कैजुअल वर्कर है, ठीक है। आपके वर्कफोर्स का 52.2%, 52.2% आपके वर्कफोर्स का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है और रिमेनिंग 47.8% कौन से वर्कर है, वेज वर्कर से या वेज एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए लोग हैं, ठीक है। और फिर उसको दो टुकड़ों में अगर आप बांट रहे हो तो रेगुलर आपके यहां पे 22, ये डाटा याद रखना है आपको, रेगुलर आपके यहां पे 22.8% है और कैजुअल कितना है, 25%। बोलो ठीक है यहां तक। ये जो डाटा मैंने आपको दिया 2017-18 का दिया, ठीक है यहां तक। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आपने ये तो देख लिया कि एम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वेज है और वेज में दो है, कैजुअल और रेगुलर। मीनिंग भी तीनों का क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल और फीमेल के बिहाफ पे आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्या डाटा याद रखना है, बिल्कुल नहीं जी, बात याद रखनी है जो मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं, ठीक है। आप सबसे पहले मेल की तरफ नजर डालो, आप देखो मेल की तरफ क्या चल रहा है। 52% मेल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग वर्कर हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में कैजुअल और रेगुलर है। 24% कैजुअल वर्कर है और 24% क्या है, रेगुलर वर्कर। फीमेल की तरफ अगर आप ध्यान देते हो तो क्या है, वहां पे भी 52% जो वर्कर्स हैं, वुमेन वर्कर, वो किसमें है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद आप देखो कैजुअल वर्कर फीमेल बहुत ज्यादा है, मेल के कंपैरिजन फीमेल, देखो मेल के कंपैरिजन फीमेल कैजुअल वर्कर्स में ज्यादा है। और वहीं पे अगर रेगुलर की बात करें तो रेगुलर में मेल जो है वो फीमेल से ज्यादा है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बताओ कि मेल वर्कर कैजुअल में कम और रेगुलर में ज्यादा फीमेल से क्यों है। तो बहुत क्लियर सी वजह, रेगुलर वर्कर बनने के लिए बेटर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए होती है और आपकी कंट्री में हेल्थ और एजुकेशन में मेल और फीमेल में इनइक्वालिटी है, असमानता है। तो इस चक्कर में मेल को तो आप थोड़ा बेटर हेल्थ और एजुकेशन दे देते हो, तो इस चक्कर में मेल वर्कर जो वो रेगुलर में ज्यादा है, फीमेल कम है। और वहीं पे कैजुअल में क्या चल रहा है, कैजुअल में फीमेल ज्यादा है और मेल कम है।
और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दोनों ही क्या है, इक्वल। तो डाटा याद नहीं रखना, बात याद रखनी है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मेल फीमेल दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में लगे हुए हैं, लेकिन रेगुलर में मेल का परसेंटेज ज्यादा है और फीमेल का कम, और वहीं पे कैजुअल में फीमेल का परसेंटेज ज्यादा है और मेल का कम। और रीजन बहुत क्लियर है, रीजन है डिफरेंस जो है एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज में। मेल को आप थोड़ा बेटर हेल्थ और एजुकेशन दे रहे हो और फीमेल के साथ पार्शियलिटी हो रही थी, अब तो कम हो गया, रिड्यूस हो गया, लेकिन आपकी कंट्री में ऐसा होता था। ठीक है, यहां तक चलिए। अब उसके बाद दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोबारा आप एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, लेकिन इस बार जेंडर बिहाफ पे नहीं, रीजन बिहाफ पे, एरिया बिहाफ पे, अर्बन एंड रूरल के बिहाफ पे, गांव और शहर के बिहाफ पे। ठीक है, पहले काम करते हैं, पहले शहर पकड़ते हैं। शहर में देखो क्या चल रहा है। शहर में आप डाटा नहीं याद रखना आपको, शहर में आप देखो सबसे बड़ा पोर्शन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है ना, सॉरी रेगुलर में लगा हुआ है। शहर में सबसे बड़ा पोर्शन कहां लगा हुआ है, रेगुलर में लगा है। रेगुलर के बाद कहां लगे हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, और सबसे कम कहां है, कैजुअल, है ना। और वहीं पे तुम चलो भाई कहां पे, रूरल एरिया में, गांव की तरफ चलो, वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना, उसके बाद कैजुअल और सबसे कम रेगुलर। अब यहीं पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि यार रूरल एरिया में रेगुलर सबसे कम है और अर्बन एरिया में रेगुलर वर्कर सबसे ज्यादा, ऐसा क्यों? वजह दोबारा वही, रूरल एरिया में हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है और अर्बन एरिया में हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज क्या है, बढ़िया है। तो इसीलिए जो है रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज, सॉरी रेगुलर वर्कर का परसेंटेज कम है, सबसे कम है, और सेल्फ अगर आप शहरों की तरफ आते हैं तो वहां पे रेगुलर सबसे ज्यादा है। रूरल में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है आपका, रेगुलर वर्कर सबसे कम, और शहरों की तरफ अर्बन में जो है आपके पास ये वाला रेगुलर वाला सबसे ज्यादा। डिफरेंस समझ गए, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि यार गांव में, अर्बन रूरल एरिया में आप अगर ध्यान दो तो अर्बन से ज्यादा कहां पे है, गांव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा कैसे भाई, एग्रीकल्चर को भी आप कहां कंसीडर करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ना। तो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रूरल एरिया में लोग ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि वो किस चीज में एंगेज्ड हैं, एग्रीकल्चर में। ठीक है, और फिर कैजुअल वर्कर का परसेंटेज देखो, गांव में ज्यादा है, शहर में कम है, तो वो तो होना ही है क्योंकि गांव में बेटर हेल्थ और एजुकेशन नहीं है, तो वर्कर रेगुलर ना बन के क्या बन जाते हैं, कैजुअल, है ना। और शहरों की तरफ आ जाओ, हेल्थ और एजुकेशन बढ़िया है, तो कैजुअल ना बन के क्या बन जाते हैं, रेगुलर बन जाते हैं। अब बेटा, अब जो टॉपिक है आपका वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, विभिन्न क्षेत्र में रोजगार का वितरण। तो आप सबको पहले तो ये पता होना चाहिए कि टोटल 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वायरिंग, ये प्राइमरी सेक्टर है आपका। जब सेकेंडरी सेक्टर की बात आती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, पानी और बिजली की पूर्ति का काम। ठीक है, और टर्शरी सेक्टर की जब बात आती है तो उसमें आप जो है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और जितने भी सर्विस सेक्टर है वो सबको इंक्लूड करते हो। जो आपके वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा अभी भी वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है, और दूसरे नंबर पे वर्कफोर्स जो है वो टर्शरी में लगा हुआ है, ना कि सेकेंडरी में। ये ध्यान रखना है कि अभी भी आपका कार्यबल सबसे ज्यादा प्राइमरी में है और फिर दूसरे नंबर पे अब सेकेंडरी में नहीं है बल्कि टर्शरी में है। सेवा क्षेत्र में आप दूसरे नंबर पे आपका वर्कफोर्स लगा हुआ है और फिर सेकेंडरी में सबसे कम आपका वर्कफोर्स लगा है। डाटा याद नहीं रखना है, सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे ज्यादा वर्कफोर्स कहां इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर, फिर उसके बाद जो है टर्शरी और फिर सेकेंडरी। ठीक है, अब बारी आती है दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर या इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंफर्टेबल है सबको ये? अब ध्यान ये देना है आपको कि इस बार भी हम रूरल अर्बन की बात करने वाले, गांव और शहर की, और फिर मेल और फीमेल की। देखो पीछे भी हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उस टाइम सेक्टर के बिहाफ पे नहीं था। उस टाइम जो भी अपने पीछे पढ़ा वो सेक्टर नहीं था, वो क्या था, एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे। अभी आप सेक्टर बेसिस पे कर रहे हो, क्षेत्र के बिहाफ पे। देखो बड़ा सीधा है, पहले रूरल अर्बन अगर आप देखो तो बहुत क्लियर है। अगर आप रूरल एरिया की बात कर रहे हो तो वहां पे है सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। और अगर अर्बन शहरों की बात करें तो बिल्कुल उल्टा है, सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं टर्शरी में, फिर लगे हैं सेकेंडरी में, और सबसे कम लगे हैं प्राइमरी। सुना आप सबने मुझे?
अगर आप गांव की बात कर रहे हो, अगर आप रूरल एरिया की बात कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है, जो वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, वो प्राइमरी में है क्योंकि लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, फिर सेकेंडरी में लगे हुए हैं और सबसे कम टर्शरी। वजह फिर से बहुत सीधी है कि भाई टर्शरी सेक्टर सेवा क्षेत्र में जाने के लिए बेटर हेल्थ और एजुकेशन चाहिए और रूरल एरिया में हेल्थ और एजुकेशन की ज्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो वर्कफोर्स रूरल एरिया में टर्शरी में कम है, ठीक है। और प्राइमरी में ज्यादा क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अच्छा, अर्बन एरिया में क्या है? हेल्थ और एजुकेशन बढ़िया होता है शहरों में, तो इसलिए टर्शरी में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है, सब ज्यादा कार्यबल इन्वॉल्व है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बच गए वो कहां? सेकेंडरी में, और सबसे कम प्राइमरी में, क्योंकि एग्रीकल्चर के लायक लैंड शहरों में अवेलेबल नहीं है। बोलो ठीक है सबको यहां तक। फिर उसके बाद दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा हम वितरण कर रहे हैं, इस बार किस बिहाफ पे कर रहे हैं? मेल फीमेल। एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्टर बेसिस पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के आधार पे मेल फीमेल। अब देखो, चाहे आप मेल देखो चाहे फीमेल, दोनों में ही सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है प्राइमरी में, फिर इन्वॉल्व है सेकेंडरी में, दोनों में, और फिर इन्वॉल्व है टर्शरी में। बस डिफरेंस क्या है? प्राइमरी में अगर आप फीमेल की तरफ ध्यान दो तो ज्यादा इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर में मेल से ज्यादा फीमेल लगी है, क्योंकि फीमेल काम कर कहां रही है? शहरों में कम कर रही है, गांव में ज्यादा कर रही है, और गांव में काम का सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर, तो इसलिए फीमेल वर्कफोर्स प्राइमरी में आपको ज्यादा दिखेंगी। उसके बाद सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में आपको मेल ज्यादा दिखेंगे, और टर्शरी में भी आपको जो है मेल ज्यादा दिखेंगे। टर्शरी सेक्टर में मेल ज्यादा क्यों है फीमेल के कंपैरिजन? तो उसका आंसर आपके पास पहले से ही है, ड्यू टू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन। बोलो ठीक है सबको यहां तक। अब एक अगला टॉपिक आता है, वो है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की संरचना में परिवर्तन। आपको पहले समझना होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ बेटा? पहले आपको समझना होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, रोजगार की संरचना क्या है। देखो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब आप अगर ये देख रहे हो कि आपका वर्कफोर्स कार्यबल कितना प्राइमरी में है, कितना सेकेंडरी में, कितना टर्शरी में, ये तो इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की संरचना। और हर देश इसमें कैसा चेंज चाहता है? हर डेवलपिंग कंट्री चाहता है कि प्राइमरी सेक्टर में उसका परसेंटेज घटे और सेकेंडरी और टर्शरी में उसके वर्कफोर्स का परसेंटेज बढ़े। प्राथमिक में कम हो, प्राइमरी में कम हो, और सेकेंडरी टर्शरी में बढ़ जाए, ठीक है। तो क्या ऐसा हमारे यहां हो रहा है? तो हमने 2 डाटा लिया, आपको डाटा याद नहीं रखना, टेबल वो बना के देंगे तभी आपसे इस पे कमेंट करवाएंगे। तो देखो जरा क्या है, 1972-73 का डाटा लिया हमने, और फिर 2017-18 का लिया। अगर आप सही से देखो तो प्राइमरी में पहले 74.3% लोग इन्वॉल्व थे, वर्कफोर्स इन्वॉल्व था। हमारे कार्यबल का 73.4% प्राइमरी में इन्वॉल्व था, बहुत बड़ा हिस्सा, और टर्शरी में बहुत कम, सेकेंडरी में भी बहुत कम। और हम क्या चाहते थे? हम कैसा चेंज चाहते थे? भाई हम चाहते थे प्राइमरी में वर्कफोर्स घट जाए और सेकेंडरी टर्शरी में वर्कफोर्स बढ़ जाए। चेक करो 17-18 आते आते देखो क्या हुआ, प्राइमरी का वर्कफोर्स घटा है और सेकेंडरी टर्शरी का क्या हुआ है? बढ़ा है। तो मतलब हमारी कंट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो चेंज आया है वो पॉजिटिव है। जो रोजगार की संरचना में परिवर्तन हुआ है ना, वो पॉजिटिव चेंज आया है, जैसा हम चाहते थे। वह हर डेवलपिंग कंट्री यही चाहता है कि प्राइमरी में वर्कफोर्स घटे और सेकेंडरी टर्शरी में बढ़े। हमारे यहां पे ऐसा हो रहा है। डाटा नहीं याद रखना, पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट सेक्टर, इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और उसमें चेंज कैसा आया है? चेंज हमारे यहां यह आया है कि प्राइमरी में वर्कफोर्स कम हुआ है, सेकेंडरी टर्शरी में वर्कफोर्स बढ़ा है। चलिए अब उसके बाद अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आपका ग्रोथ एंड चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, इनका ग्रोथ कैसे हुआ है? मैं तुम्हें एक क्लियर सी बात बताता हूं, हर डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री ये चाहती है कि उसकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का ग्रोथ का जो ट्रेंड है ना वो सेम हो। मतलब हर कंट्री चाहती है कि अगर उसके देश में जीडीपी बढ़ रही है तो उस कंट्री का एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार भी क्या करे? बढ़े। हम भी यही चाहते थे। हम भी चाहते थे कि हमारी कंट्री में जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ बढ़े, ठीक है।
भाई देखो शुरू से ही ग्राफ पे अगर आप ध्यान दो तो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ जो है वो धीमा था और जो जीडीपी का ग्रोथ है वो क्या था, तेज था। आप शुरू से ही देखो एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ नीचे है और जीडीपी का ग्राफ कहां है, ऊपर है। उसके बाद अगर आप इस पीरियड को देखते हो यहां से यहां तक, तो आप ये देखोगे कि यार जो जीडीपी है ना वो तो फ्लक्चुएट हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट 2% के आसपास, रोजगार के बढ़ने की गति 2% के आसपास कांस्टेंट है। हमेशा से जीडीपी की बढ़ने की गति हमारे यहां पे रोजगार से ज्यादा रही है, एक बात। दूसरी बात कि भाई 1991 तक तकरीबन हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 2% के आसपास था और जीडीपी जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा था। और 1991 के पीरियड को तो भूलना ही नहीं है। 1991 जब का आपको पता है ये रिफॉर्म किया था हमने, एलपीजी लाए थे हम, तो एलपीजी आया तो ग्लोबलाइजेशन भी था उसमें, और ग्लोबलाइजेशन से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, आधुनिक तकनीक। नतीजा ये हुआ कि जीडीपी तो तेजी से फ्लक्चुएट कर गया, जीडीपी तो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गया क्योंकि नई मॉडर्न मशीनें थी हमारे पास, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट घटना शुरू हुआ। और अगर आप यहां पे थोड़ा देखते हैं 2010 के आसपास, तो ये इतना गिर चुका था जितना 1950 में भी नहीं था। 1950 में भी रोजगार के बढ़ने की गति 0.39 थी और ये उससे भी कम 0.28 हो गया था 2010 के आसपास। मतलब 1991 के बाद से आपकी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसका ग्रोथ रेट बहुत धीमा रहा, ठीक है, और जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आगे की तरफ चला गया। मतलब इन शॉर्ट मैं बोलूं तो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप बढ़ा, जीडीपी के ग्रोथ रेट का बीच का गैप और एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ रेट के बीच का गैप बढ़ना शुरू हुआ। और आप सबको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर देश में ऐसी सिचुएशन बनती है तो इस सिचुएशन को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, नौकरी रहित समृद्धि। आप खुद ही इस वर्ड को देखो ना क्लासिफाई करके कि ग्रोथ तो हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी की स्पीड में कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। तो हो सकता है आपसे 1 मार्क्स में पूछ ले कि जॉबलेस ग्रोथ क्या है, तो आप बता देना एक ऐसी सिचुएशन जब कंट्री की जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन उसी स्पीड में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता। या हो सकता है आपके आगे ये डायग्राम बना के दे दे और कहे कि भाई इंडिया के एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के ग्रोथ पे कमेंट करो, ठीक है। या फिर सीधा पूछ ले कि आफ्टर 1991 से लेके, आफ्टर 1951 से लेके अभी तक इंडिया में जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का कैसा ग्रोथ रहा बताओ। तो कैसा रहा पता चला सबको, हमेशा जीडीपी एम्प्लॉयमेंट से ऊपर था। 1991 तक एम्प्लॉयमेंट 2% की आसपास था, जीडीपी फ्लक्चुएट हो रहा था, और 1991 के बाद से तो इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ होना शुरू हो गया। जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी सबको यहां तक। उसके बाद देखो, ठीक है यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद देखो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कार्यबल का अनियमितीकरण, ये अनौपचारिकरण है, अनियमितीकरण ना हिंदी चेक करो, अनियमितीकरण, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यार तुम अभी पीछे पढ़ के आए कि एम्प्लॉयमेंट का एक तो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वनियोजित रोजगार, दूसरा होता है वेज एम्प्लॉयमेंट, है ना। और वेज में 2 होते हैं, रेगुलर और कैजुअल, नियमित और अनियमित। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर एक कंट्री में जो कैजुअल वर्कर हैं, कैजुअल वर्कर अनियमित श्रमिक, उनका परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में जो वर्कर लगे हुए हैं ना उसका वर्कफोर्स का परसेंटेज घटना शुरू हो जाए, तो इसी को नाम देते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कार्यबल का अनियमितीकरण। समझ गए मेरी बात? अगर एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट में कैजुअल वर्कर का वर्कफोर्स का परसेंटेज बढ़ रहा है और रेगुलर वाला और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला घट रहा है, या रेगुलर में थोड़ी बहुत ही वृद्धि हो रही है बल्कि ज्यादा होनी चाहिए, तो हम कहेंगे यार हमारी कंट्री में वर्कफोर्स का कैजुअलाइजेशन हो रहा है। आओ चेक करो, देखो क्या आपके यहां पे ऐसा हुआ है। आप देखो, डाटा याद नहीं रखना बात कि क्या इंडिया में कैजुअलाइजेशन हुआ है। देखो जरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज घटा, नहीं घटना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। अच्छा, रेगुलर का बढ़ा लेकिन बहुत कम बढ़ा, और कैजुअल का जिसको घटना चाहिए 23.2% से घटना चाहिए, उल्टा ये क्या हो गया है, बढ़ गया। तो अरे भाई हमारी कंट्री में तो क्या हो रहा है, वर्कफोर्स का कैजुअलाइजेशन हो रहा है। समझ गए मेरी बात? हमारी कंट्री में वर्कफोर्स का कैजुअलाइजेशन हो रहा है, हिंदी अनियमितीकरण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है, कार्यबल का अनौपचारीकरण क्या है।
इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को मैं आपको समझाऊं उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट के दो सेक्टर और होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल को ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं और इनफॉर्मल को अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं। क्या है फॉर्मल, क्या है इनफॉर्मल, पहले यह समझो। देखो बेटा, कोई भी पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, और अगर प्राइवेट है तो मोर देन 10 वर्कर वहां पे काम कर रहे हो, तो इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट में जो लोग लगे हैं उन लोगों को फॉर्मल वर्कर बोलते हैं और उस एम्प्लॉयमेंट के सोर्स को फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हिंदी सार्वजनिक क्षेत्र, या फिर अगर प्राइवेट है, या तो गवर्नमेंट सेक्टर हो और नहीं अगर प्राइवेट है तो वहां पे मोर देन 10 वर्कर काम कर रहे हो, तो उस सेक्टर को बोलते हैं फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। और वहां पे काम करने वाले वर्कर को क्या बोलते हैं, फॉर्मल वर्कर्स। समझ गए मेरी बात। और फिर इनफॉर्मल क्या, बुद्धि लगा लो, गवर्नमेंट सेक्टर तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट तो उधर ही आ गया। प्राइवेट सेक्टर जहां पे लेस देन 10 वर्कर हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। और वहां पे काम करने वाला वर्कर क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल वर्कर। समझ गए। पब्लिक हो और प्राइवेट हो तो मोर देन 10 वर्कर हो, और अगर प्राइवेट है और लेस देन 10 वर्कर है तो फिर तो इनफॉर्मल वरना फॉर्मल। पक्का। अच्छा जी, आपको सुन के बुरा लगेगा कि आपकी कंट्री में सिर्फ 6% वर्कफोर्स ही फॉर्मल सेक्टर में और 94% वर्कफोर्स कहां लगा हुआ है, इनफॉर्मल सेक्टर में। और इसी चीज को कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। कार्यबल का क्या हो गया है, अनौपचारीकरण हो गया, इनफॉर्मलाइजेशन हो गया। अगर एक देश में इनफॉर्मल वर्कर का परसेंटेज बढ़ता है और फॉर्मल का परसेंटेज घटता है तो इसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्यों भाई, क्या हुआ इसमें ऐसा? बेटा, इनफॉर्मल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जहां पे लेस देन 10 वर्कर हैं, तो सोचो क्या इनको इनकी जॉब की सिक्योरिटी है? नहीं। क्या इनकी हाई इनकम होगी? नहीं। क्या ये लेबर यूनियन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्या इन्हें कोई लेबर लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? नहीं। तो इसलिए इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स देश के लिए अच्छी बात नहीं है। कंफर्टेबल। इस बात को गवर्नमेंट ने बहुत लेट होके समझा और जब समझना शुरू किया तो गवर्नमेंट अब कुछ नहीं कर पा रही, तो अब लगातार इंडियन गवर्नमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री के लेबर की कंडीशंस को इंप्रूव करते पूरे वर्ल्ड में। 1991 में ILO बना था, सॉरी 1919 में ILO बना था, 1919 में एस्टेब्लिश हुआ था ये। तो ILO और इंडियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर अब लगातार कोशिश ये कर रही है कि भाई हम फॉर्मलाइजेशन तो कर नहीं पा रहे, हमारे यहां तो इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो एक काम करो, इनफॉर्मल वर्कर की जो कंडीशन है ना उसको सुधारने की कोशिश करो। तो लगातार ILO और इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इंडिया में जो इनफॉर्मल वर्कर है उनकी कंडीशन को सुधारा जाए। बोलो ठीक हो सब? क्या होता है इनफॉर्मलाइजेशन? पता लगा। इनफॉर्मल वर्कर का परसेंटेज बढ़ना और फॉर्मल का घटना, इनफॉर्मलाइजेशन, अनौपचारीकरण, ठीक है। और क्या है फॉर्मल सेक्टर, क्या है इनफॉर्मल, पता लगा। पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट है तो मोर देन 10 वर्कर तो फॉर्मल, और प्राइवेट जिसमें लेस देन 10 वर्कर तो इनफॉर्मल। बोलो कोई डाउट किसी को? आगे आ जाओ। अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई? बड़ी सीधी सी चीज, अभी मैंने पीछे भी कहा था, एक ऐसी सिचुएशन जब गिवन वेज रेट पर, दी गई मजदूरी दर पर पर्सन विलिंग भी है और पर्सन एबल भी है वर्क करने के, इच्छुक भी है और योग्य भी है गिवन वेज रेट पे, लेकिन उसे काम अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट उसे काम नहीं दे पाई, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो मजदूरी दर पर उस पर लोग इच्छुक और योग्य हैं, बट डू नॉट गेट वर्क, लेकिन डज नॉट गेट वर्क, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। बोलो कंफर्टेबल हो? चलो आगे बढ़ो। अनएम्प्लॉयमेंट के 3 टाइप होते हैं, वैसे तो और भी कई सारे होते हैं लेकिन मेनली आपकी बुक में 3 लिखे हुए हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। एक ऐसा एग्रीकल्चर में होता है ये ज्यादातर, एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पर्सन से ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड है।
जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो इस तरीके की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इस पे कि भाई उस अनएम्प्लॉयमेंट का नाम बताओ जिस अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने पर भी प्रोडक्शन ना बढ़ता हो, उस अनएम्प्लॉयमेंट का नाम बताओ। तो भाई डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी में ऐसा होता है कि एमपी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। आपके 5 वर्कर थे तो भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा था, आपने 6 लगा दिया तो भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है यहां तक। उसके बाद आओ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा टाइप जिसमें वर्कर को कुछ सीजन काम मिलता है और कुछ सीजन नहीं मिलता। यह भी एग्रीकल्चर में होता है। आप सबको पता है रावी और खरीफ 2 सीजन होते हैं, तो खरीफ के सीजन में तो काम मिल जा रहा है ना, और रावी के सीजन में क्या है, फार्मर अनएम्प्लॉयड है। तो यह भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर में होता है। और अगला ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली हुई बेरोजगारी, एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें साफ दिख रहा है कि बंदा विलिंग एंड एबल टू वर्क है, लेकिन गवर्नमेंट काम देने में उसे क्या हो गई है, फेल हो गई है, तो इसी को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एक बार एग्जामिनर ने पूछा कि क्या डिसगाइज और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट सेम है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, दोनों में डिफरेंस है। इसमें साफ दिख रहा है कि बंदा एम्प्लॉयड नहीं है, काम नहीं मिला, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, इसमें दिख रहा है कि बंदा काम में लगा हुआ है, पर्सन एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में उसे काम, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा ना, उसके आने का कोई फायदा नहीं हो रहा, जीडीपी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। कंफर्टेबल है यहां तक? उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन कि यार इंडिया में कौन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करता है, कहां से आता है अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा? तो 3 ऑर्गेनाइजेशन, एक रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना से पता लगता है कि भारत में कितनी बेरोजगारी है। दूसरा एनएसओ, परेशान ना हो, एनएसएसओ का ही नाम, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम बदल के नेशनल स्टैटिकल ऑफिस रख दिया गया है, एनएसओ। ठीक है, तो इससे भी ये भी डाटा बताता है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। और दूसरा डीजीईटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिला आपको, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पिछले 30 सालों से आपकी कंट्री में ये ऑर्गेनाइजेशन भी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड कर रही है, 30 से 40 सालों से तकरीबन। बोलो ठीक है, सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता लगा, कहां से अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा मिलेगा। अगले टॉपिक पे आइए, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपके देश में जो बेरोजगारी है ना, उसके पीछे क्या क्या रीजन है, जरा ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट, स्लो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। आपके देश में स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास बहुत स्लो रेट से हो रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है। जरा समझे, हर बार क्या होता है, हर बार गवर्नमेंट टारगेट करती है कि हम इतने % से देश की जीडीपी बढ़ाएंगे। तो जब वो टारगेट, जीडीपी क्या है, गुड्स एंड सर्विस, तो जब आप गुड्स एंड सर्विस का टारगेट रखोगे कि हम इतना बढ़ाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट का भी टारगेट बनाया होगा, कितने लोगों को काम देंगे। तो हर बार गवर्नमेंट टारगेट बना लेती है कि इतने % से जीडीपी बढ़ाएंगे और इसके लिए इतने % लोगों को काम देना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब ईयर का एंड होता है तो पता लगता है अबे यार जीडीपी तो इतने ही % से बढ़ी, कम से बढ़ी। तो टारगेट जीडीपी नहीं मिल पाया आपको, मतलब आपने जितना प्लान किया था एम्प्लॉयमेंट देने का, उतना एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को नहीं दे पाए। जब प्लान जीडीपी नहीं मिल पाया आपको, तो मतलब प्लान एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पाया। तो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण यह कि आपके देश में हर बार इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास आपकी सोच से कम रह जाता है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। ठीक है सबको यहां तक? दूसरे रीजन की तरफ आ जाओ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देश में तेजी से जनसंख्या का बढ़ना। भाई पीछे आपने एक टर्म पढ़ा था, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कौन आ रहा है, जो काम कर रहा है प्लस जो करना चाहता है ना। तो अगर कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लेबर फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, चाहता है वाले लोग बढ़ना शुरू हो जाएंगे, है ना, अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इतने लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं पा रहे, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होना शुरू होगा, बढ़ना। कंफर्टेबल हो सब? पॉपुलेशन बढ़ने से लेबर फोर्स बढ़ती है, और जिस स्पीड में लेबर फोर्स बढ़ रही है उस स्पीड में हम एम्प्लॉयमेंट को तो क्रिएट कर नहीं पा रहे, तो बेरोजगारी देश में क्या होगी, बढ़ेगी। अगला, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, कृषि का अल्प विकसित रह जाना। आपके कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर अगर सही से काम करना शुरू कर दे, तो जितने लोगों को काम दे रखा है और वहां पे जो छिपी हुई बेरोजगारी है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वो खुद ही खत्म हो जाएगी। आप सोचो ना, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी आपके देश में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। कहां गया आपका छिपी हुई बेरोजगारी?
ये सबसे ज्यादा है आपके देश में। ये है कहां? एग्रीकल्चर में। तो अगर आप एग्रीकल्चर को डेवलप्ड कर लोगे, विकसित कर लोगे, तो खुद ब खुद जो लोग वहां पे अनएम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, सबको काम मिल जाएगा। तो आप ये भी करने में फेल हो रहे हो, ये भी एक रीजन है आपके यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद अगले पॉइंट पे ध्यान दो, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, है ना। सबको पता है कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्री एजुकेशन सिस्टम है, इसमें वोकेशनल और कमर्शियल एजुकेशन नहीं दे रहे। और जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो जो क्वालिटी चाहिए वहां पे काम के लिए वो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हमें कोई इंप्लॉयमेंट देता नहीं और हम अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाओ, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर में काम नहीं मिलेगा तो फिर कहां मिलेगा? दूसरा सोर्स क्या है? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री का भी जो ग्रोथ हो रहा है आपकी कंट्री में बहुत धीमा हो रहा है। सोच के देखो ना, बहुत धीमा ग्रोथ हो रहा है आपके कंट्री में इंडस्ट्री का। कैसे धीमा हो रहा है? इंडस्ट्री का ग्रोथ करने के लिए चाहिए कैपिटल, इंडस्ट्री का ग्रोथ करने के लिए चाहिए एम्प्लॉयमेंट, सॉरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कैपिटल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और दोनों ही चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है या कम अवेलेबल है। इसलिए जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है वो अपने मोमेंटम में नहीं जा पा रहा। मोमेंटम समझते हो ना, अपनी प्रॉपर स्पीड में नहीं जा पा रहा है। ठीक है, और इसलिए बहुत बड़े पोर्शन को ये काम दे सकता है, लेकिन ग्रोथ तो आप इसका कर नहीं पा रहे, तो इसलिए ज्यादा लोगों को ये भी काम देने में क्या है? फेल है। उसके बाद एक हमारा सहारा था 1991 तक, SSI। 1991 तक देश में बड़े लेवल पे लोगों को काम देने का काम SSI का था, लेकिन यहां पे भी सीन हो गया। 1991 के बाद आपने SSI को मिलने वाले सारे जो रिजर्वेशंस थे वो खत्म कर दिए, SSI को जो सब्सिडीज मिलती थी वो खत्म कर दी। SSI को बोला कि तेरी लिमिट अब 5 करोड़ की हो जाएगी। प्रेजेंट में 5 करोड़ की लिमिट कर दी आपने कैपिटल की SSI में। पहले 1 करोड़ की थी, उसे बढ़ा के अब 5 करोड़ की लिमिट कर दी गई। मतलब SSI भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा आपके देश में। SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बड़े लेवल पे लोगों को ये काम देता था। कम मशीनें लेते थे आप, तो मशीनें कम तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, है ना। लेकिन अब SSI को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और SSI के डेवलप ना होने की वजह से आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो ये भी रीजन SSI का डेवलप ना होने का, और दूसरा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री इनको डेवलप नहीं होने दे रही, जो बड़ी इंडस्ट्री है, मशीनों वाली इंडस्ट्री। क्योंकि देखो, मशीनों से बनाओगे चीपर बनेगा, सस्ता बनेगा, कंज्यूमर खरीदेगा, क्वालिटी भी बढ़िया और रेट भी सस्ता, तो कंज्यूमर खरीद रहा है। और उनके सामने SSI फ्लॉप हो गया, और SSI के फ्लॉप होने की वजह से कंट्री में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है फॉल्टी प्लानिंग, खराब नियोजन, सरकार की प्रॉब्लम। सरकार ना पहले तो माइग्रेशन नहीं रोक पा रही है, जो गांव से शहर की तरफ लेबर आ रहे हैं उसको सरकार नहीं रोक पा रही है, इसलिए शहरों में आके वो अनएम्प्लॉयड है। अगर उन्हें गांव में ही, रूरल एरिया में काम दे दें तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा ना। दूसरा, सरकार LIT को प्रमोट नहीं कर पा रही है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक की देश को बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पा रही। तीसरा, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पा रही, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, तीनों को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना पे काम नहीं कर पा रही। और चौथी चीज जो है वो ये कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स नहीं चला रही। रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के अलावा फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, तो इन सारी चीजों को अगर गवर्नमेंट प्रमोट कर दे तो गांव में लगे हुए लोगों को यहीं पे काम मिल जाएगा। तो ये 4 बातें फॉल्टी प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है कि सरकार ना तो माइग्रेशन रोक पा रही है रूरल टू अर्बन, है ना, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रही है, सरकार LIT को प्रमोट नहीं कर पा रही है, और सरकार फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, इन सब में काम नहीं दे पा रही लोगों को। अगला देखो क्या है, इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। आप याद करो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स, तो उसमें मैंने 4 पॉइंट तो मेजर तौर पे आपको पढ़ाए कि भाई ग्रोथ करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है ना, सेल्फ रिलायंस होना है, इक्विटी होना है, और फिर लास्ट में मैंने एक पॉइंट जोड़ा, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो सरकार ने भी सचमुच में प्लानिंग में फुल एम्प्लॉयमेंट को बहुत कम वो दे रखी थी इंपॉर्टेंस। सरकार ने फुल एम्प्लॉयमेंट को अपने 5 ईयर प्लानिंग्स में बहुत कम इंपॉर्टेंस दे रखी थी, बहुत कम महत्व दे रखा था। ठीक है, और इसलिए वर्ड यूज किया गया कि इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, कि सरकार रोजगार को लेके कोई योजना बनाने को तैयारी नहीं है।
प्लानिंग ही नहीं कर रही सरकार, तो प्लानिंग ना होने की वजह से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है। और लास्ट पॉइंट, लो कैपिटल फॉर्मेशन। सबको पता है कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, मतलब निवेश की बात कर रहा हूं मैं, पैसे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और कैपिटल फॉर्मेशन से ही तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ग्रो करेंगे, और आप कैपिटल फॉर्मेशन कर नहीं रहे तो ना तो एग्रीकल्चर, गुड मॉर्निंग, ना तो एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है और ना इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। बोलो कंफर्टेबल हो? ना एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है ना इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है सबको? ये था आपके पास कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और अभी एक हेडिंग है रेमेडियल मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी को दूर भगाने के तरीके बताओ। मैंने बस हेडिंग बना के पॉइंट्स के नाम नहीं लिखे, वजह बहुत साफ है, क्योंकि यही तो पॉइंट्स हैं, है ना। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड को बढ़ा दो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। दूसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर को डेवलप करो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम को सही कर लो, इंडस्ट्री को डेवलप करना स्टार्ट करो, एसएसआई को फिर से प्रमोट करो। सही कह रहा हूं मैं? प्लानिंग जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पा रही, वो कर भाई गवर्नमेंट। माइग्रेशन को रोक ले, है ना। एलआईटी को बढ़ावा देना शुरू करो। इकोनॉमिकल प्लानिंग में, अब तो 1 ईयर प्लान होता है ना, इकोनॉमिकल प्लानिंग में अनएम्प्लॉयमेंट को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो कि भाई देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उसे दूर करना है। तो ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट कर लेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कंफर्टेबल? तो अलग से इसके पॉइंट याद नहीं करने, वही वाले पॉइंट्स यहां पे रिपीट होने, ठीक है, कि भाई इन प्रॉब्लम्स को दूर कर दो तो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट दूर। चलो जी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सरकार की नीतियां, जिन नीतियों से सरकार लोगों को रोजगार देती है। देखो 2 तरीकों से देती है गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट, एक होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब ये देखो, सरकार कहीं पे कोई फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करवा रही है, तो अगर सरकार फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करवा रही है तो उसको बनाने में लोग चाहिए, तो सरकार ने कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। बात समझ गए? इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब ये देखो कि उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए या जो भी सर्विसेज चाहिए, वो सर्विस कोई प्राइवेट कंपनी दे रही है, तो उस प्राइवेट कंपनी जो सर्विस दे रही है वहां पे भी लोगों को काम मिलेगा, तो वो गवर्नमेंट का कौन सा एम्प्लॉयमेंट है? इनडायरेक्ट। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में या डिफेंस में या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ना, सरकारी क्षेत्रों में अगर लोगों को सीधा काम देती है तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। जैसे रेलवे में जो एम्प्लॉइज लगे हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब रेलवे में जो फूड आ रहा है, जो खाना आ रहा है, वो जिन कैंटीन्स में बन रहा है, उनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने ले रखा है ना, तो वहां पे जो वर्करों को काम मिल रहा है वो क्या है? वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। जो वहां पे मान लो रेलवे में आप जा रहे हो तो वहां पे जो बेडशीट आ रही है, जो पिल्लो आ रहा है, वो सब कहीं पे वॉश तो होता होगा ना, अब वो कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट कंपनी ने ले रखा है, तो वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा वो क्या है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट और एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्ट 2 तरीकों से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। कंफर्टेबल? और एम्प्लॉयमेंट की जब बात हुई तो एक ये टर्म मनरेगा, इसकी बात ना हो ऐसे हो ही कैसे सकता है? फुल फॉर्म, पहली चीज MG, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। कब आया मनरेगा? 2005 में आया। क्या कहता है मनरेगा? मनरेगा कहता है रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को हम मिनिमम 100 डेज की गारंटी देते हैं जॉब की, और अगर जॉब नहीं दे पाए, कम से कम साल भर में 100 दिन का काम जरूर देंगे, और अगर नहीं दे पाए तो हम उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगे। ठीक है, बिना काम दिए उन्हें हम उसकी भरपाई करेंगे। मतलब काम अगर नहीं दे पाए तो 100 दिनों की सैलरी देंगे हम उसे, ऐसे ही। ठीक है, या तो काम देंगे और नहीं दे पाए तो 100 दिन की सैलरी देंगे। बोलो ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट।